कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही इंसान के बारे में हर किसी की राय मतलब इतनी अलग अलग होती है? कोई उसे बहुत अच्छा समझता है तो कोई बहुत बुरा। किसी के लिए वो चालाक है तो किसी के लिए एकदम भोला। सवाल यह है कि क्या वो व्यक्ति सच में इतना अलग है या फिर हमारा देखने का नजरिया ही अलग है? ये एक बहुत बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ मनोविज्ञान में नहीं बल्कि आध्यात्म में भी छिपा है। बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, एक आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के जरिए। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी बात की गहराई में जाता है कि हमारी धारणा यानी हमारा परसेप्शन आखिर काम कैसे करता है। और इसमें एक विचार है जो मुझे शुरू से ही बहुत दिलचस्प लगा। ये कहता है कि जैसे कुछ लोग रंगों को नहीं देख पाते, कलर ब्लाइंड होते हैं, क्या हो अगर हम में से कुछ लोग दूसरों के गुणों को देखने में असमर्थ हों? यही इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है, गुण अंधता या क्वालिटी ब्लाइंडनेस। ये विचार हमें अपनी ही समझ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। तो क्या हम सब एक तरह की गुण अंधता के साथ जी रहे हैं? चलिए इसी सवाल से आज की पड़ताल शुरू करते हैं। जरूर। ठीक है, तो स्रोत हमारी धारणा को समझाने के लिए एक तस्वीर का बहुत दिलचस्प उदाहरण देता है। हाँ। कि अगर 100 लोगों को एक ही तस्वीर दिखाकर उसके बारे में लिखने को कहा जाए तो 100 अलग-अलग विचार सामने आ सकते हैं। ये बात सुनने में तो ठीक लगती है, पर क्या हमारे फिल्टर्स, हमारे अनुभव इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक ही हकीकत के 100 अलग-अलग मायने बना दें? ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। देखिए, स्रोत के मुताबिक हमारी समझ सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या देख रहे हैं, अच्छा, बल्कि इस पर भी कि हम कौन हैं। हमारे पिछले अनुभव, हमारी परवरिश, हमारी मान्यताएं, यहाँ तक कि हमारे पिछले जन्मों के संस्कार, ओह, ये सब मिलकर एक लेंस बनाते हैं और हम दुनिया को उसी लेंस से देखते हैं। मतलब तस्वीर एक ही है। तस्वीर एक है, लेकिन हर कोई उसे अपने निजी फिल्टर से देख रहा है और उसकी व्याख्या कर रहा है। और शायद इसीलिए स्रोत इसे कलर ब्लाइंडनेस के उदाहरण से जोड़ता है। ये कोई कमी नहीं है, बस एक अलग तरह की वास्तविकता है उस व्यक्ति के लिए। बिल्कुल। जैसे किसी व्यक्ति को अगर नीला रंग पीला दिखाई देता है तो उसके लिए वही सच्चाई है ना? हाँ, आप उसे कितना भी समझाएं कि ये नीला है, वो उसे महसूस नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह जब हम किसी व्यक्ति के बाहरी रूप, उसके अपीयरेंस को देखते हैं तो हम असल में उसे नहीं देख रहे होते हैं। हम अपनी व्याख्या को देख रहे होते हैं। हाँ, हम अपनी व्याख्या को देख रहे होते हैं और ये व्याख्या हर किसी के लिए अलग हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी के बारे में बहुत पक्की राय बना लेते हैं तो वो राय उस व्यक्ति से ज्यादा हमारे बारे में बताती है। ये तो थोड़ा परेशान करने वाला विचार है। ये है क्योंकि ये हमें अपनी हर धारणा पर सवाल उठाने को कहता है। ये बताता है कि किसी के बाहरी रूप से उसकी पूरी सच्चाई का अंदाजा लगाना एक धोखे जैसा हो सकता है। स्रोत इस विचार को एक और स्तर पर ले जाता है, एक निराकार चित्र यानी एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर के उदाहरण से। ये तो एक पहेली जैसा लगता है। हाँ, और ये उदाहरण बहुत गहरा है। सोचिए, एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है कि एक गाय का निराकार चित्र बनाओ जो घास के मैदान में चर रही है। अब ज्यादातर छात्र क्या करेंगे? जाहिर है वो एक गाय बनाएंगे और आसपास घास का मैदान दिखाएंगे। मैं भी शायद यही करती। सही। स्रोत कहता है कि 99% छात्र यही करेंगे, लेकिन उस पहेली का सही उत्तर है एक कोरा कागज। एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा सैद्धांतिक नहीं लगता? असल जिंदगी में अगर कोई बॉस अपने कर्मचारी को ऐसा काम दे तो वो तो उसे फेल ही कर देगा। क्या ये विचार व्यवहारिक है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। व्यवहारिक दुनिया में ये शायद काम ना करे, लेकिन ये उदाहरण हमें कुछ गहरा सिखाने के लिए है। इसका अर्थ बहुत सूक्ष्म है। गाय आई, उसने घास चर ली और वो चली गई। अब जो बचा वो है एक खाली साफ मैदान। यही निराकार की अवधारणा है। अगर चित्र में गाय और घास दोनों दिखा दिए तो वो साकार चित्र हो गया, निराकार नहीं। अच्छा, तो इस उदाहरण का हमारे लोगों को समझने के तरीके से क्या लेना देना है? इसका सीधा संबंध है। स्रोत कहता है कि ठीक इसी तरह हम जीवन में लोगों के निराकार अप्रत्यक्ष गुणों को देखने या समझने में असफल रहते हैं। हमें सिर्फ वही दिखता है जो साकार है, जो सामने है। उनका व्यवहार, उनके शब्द, उनका गुस्सा। बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर का त्याग, उनकी नीयत, उनकी सहनशीलता,
जो निराकार है, जैसे वो गाय जो घास चरकर चली गई, वो हमें अक्सर दिखाई ही नहीं देते। तो इसका मतलब जब कोई कहता है वो इंसान बहुत स्वार्थी है, तो हो सकता है कि वो उस इंसान की गाय और घास वाली तस्वीर देख रहा है। जबकि कोई दूसरा जिसने उस इंसान का कोई त्याग देखा हो, वो उस कोरे कागज यानी उसके निराकार गुण को देख पा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम साकार में इतने उलझे हैं कि निराकार को देखने की क्षमता ही खोते जा रहे हैं। ये गुण अंधता का विचार वाकई परेशान करने वाला है। क्या ये किसी को अपनी गलत धारणा के लिए एक बहाना नहीं देता? कोई कह सकता है, मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हारे इस गुण को देखने के लिए अंधा हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि गुण अंधता एक बहाना है, तो फिर क्या है? बल्कि ये एक निदान है, एक डायग्नोसिस है। ये बताता है कि कुछ लोगों में किसी विशेष गुण को पहचानने या समझने की आंतरिक योग्यता ही नहीं होती। ये उनकी जन्मजात मानसिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा हो सकता है। अच्छा, तो अगर किसी में उदारता को पहचानने की क्षमता ही नहीं है, तो आप उनके सामने उस गुण का कितना भी विश्लेषण करें, वे उसे उस व्यक्ति में देख ही नहीं पाएंगे। और जब वे गुण को देख नहीं पाते, तो स्वीकार करने की भावना भी पैदा नहीं होती। तो फिर हमारे रिश्तों का क्या होता है? इसका मतलब तो ये है कि हम सब एक दूसरे के बारे में आधी अधूरी जानकारी के आधार पर ही जी रहे हैं। स्रोत इसके लिए एक बहुत ही तीखा वाक्य इस्तेमाल करता है, आधी अधूरी झोला छाप काम चलाओ अंडरस्टैंडिंग। झोला छाप अंडरस्टैंडिंग, ये शब्द तो कमाल का है। मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ये किया है, किसी के बारे में जल्दी से एक राय बनाकर अपना काम चला लिया। पर स्रोत कहता है ये खतरनाक है, सिर्फ गलतफहमियों की वजह से या इससे भी ज्यादा कुछ। ये गलतफहमियों से कहीं ज्यादा है। सोचिए, इस काम चलाओ समझ की वजह से कितने गहरे रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं। हम किसी की एक गलती देखकर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेते हैं और उसके 1000 अच्छे गुणों को देखने से इनकार कर देते हैं। हम उन मौकों को खो देते हैं जहां एक गहरा रिश्ता बन सकता था, सिर्फ इसलिए कि हम दूसरे के सबसे अच्छे गुण को देख ही नहीं पाए। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। होगा, एक अच्छा कर्मचारी सिर्फ इसीलिए नजरअंदाज हो जाता है क्योंकि बॉस उसकी मेहनत के बजाय उसकी किसी और कमी को ही देखता रहता है। बिल्कुल। और इससे भी आगे स्रोत कहता है कि इससे व्यर्थ के नकारात्मक कर्म बंधन भी बन सकते हैं। कर्म बंधन? हाँ, आप किसी के बारे में एक झूठी धारणा बनाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और फिर उसी के आधार पर व्यवहार करते हैं, जो आपके और उस व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है। तो फिर सच्ची समझ का रास्ता क्या है? अगर हम बाहरी रूप पर भरोसा नहीं कर सकते, अपनी ही धारणा पर शक करना है, तो क्या करें? स्रोत इसका एक ही रास्ता बताता है, धीरज। उस व्यक्ति के साथ समय बिताना, उसके साथ सीधा आमने सामने का संवाद करना और उसकी आंतरिक वास्तविक स्थिति का आकलन करने की कोशिश करना। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन सच्ची समझ के लिए यही एकमात्र रास्ता है। शॉर्टकट नहीं है। ये समझना मुश्किल है कि हम इंसान एक दूसरे को लेकर इतनी बड़ी गलतियों पर कैसे पहुंच गए। क्या हम हमेशा से ऐसे थे या समय के साथ कुछ बदला है? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है। शायद सतयुग के जिक्र में इसका जवाब छिपा हो। हाँ, यहीं पर यह विश्लेषण एक बड़ा आध्यात्मिक मोड़ लेता है। स्रोत सतयुग या स्वर्णयुग की बात करता है। ये एक ऐसा दौर था जब मनुष्य आत्माओं की दिव्यता और पवित्रता अपने चरम पर थी। अच्छा। उस समय लोगों के बाहरी और अंदरूनी स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता था। जो वो अंदर से थे वही बाहर से दिखते थे। कोई मुखौटी नहीं थे, कोई छिपी हुई भावनाएं नहीं थीं। इसका मतलब है कि तब धारणा की कोई समस्या ही नहीं थी, कोई गुण अंधता नहीं। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार तब हर कोई एक दूसरे को ठीक ठीक और पूरी तरह से समझता था। पारदर्शिता अपने चरम पर थी। सबको सबके गुण साफ साफ दिखाई देते थे, क्योंकि हर कोई अपने मूल दिव्य स्वरूप में स्थित था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम उस आदर्श स्थिति से आज इतने दूर आ गए? कहाँ गड़बड़ हुई? स्रोत इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करता है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होना। वो कहता है कि अनेक जन्मों की यात्रा करते करते हम सब आत्माओं की बैटरी लगभग पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी है। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? ये सुनने में तो बहुत निराशाजनक लगता है। इसका भावार्थ है आत्मचेतना, सोल कॉन्शियसनेस को भूलकर देह अभिमान का बढ़ना। देह अभिमान? बॉडी कॉन्शियसनेस? हाँ, हम खुद को ये शरीर, ये पद, ये रिश्ता, ये पहचान समझने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हम असल में एक चेतन ऊर्जा, एक आत्मा है। और स्रोत के अनुसार जितना ज्यादा देह अभिमान बढ़ता है, उतनी ही आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है? इसका हमारी धारणा से क्या लेना देना है? जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आत्मा के जो मूल दिव्य गुण और शक्तियां हैं, उनमें कमी आ जाती है। पवित्रता, शांति, प्रेम
और सबसे महत्वपूर्ण, पारखने की शक्ति। परखने की शक्ति, यानी दूसरों को सही सही समझने की शक्ति, ये सब कमजोर पड़ जाती हैं। हम बाहरी दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि आंतरिक सच्चाई को देखने की क्षमता खो देते हैं। हमारी दृष्टि स्थूल हो जाती है, सूक्ष्म नहीं रहती। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर समस्या ये है कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है और हम देह अभिमान में जी रहे हैं, तो इसे रिचार्ज कैसे किया जाए? क्या कोई चार्जर है इसके लिए? हाँ, एक तरह से चार्जर है। स्रोत कहता है कि हमारी इस अवस्था के पीछे केवल एक ही चीज की कमी है, ईश्वरीय बुद्धिमत्ता और आत्म साक्षात्कार की कमी। हम ये भूल गए हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारा परम स्रोत कौन है। तो इस भूली हुई बुद्धिमत्ता और आत्म साक्षात्कार को फिर से कैसे जगाया जाए? इसे फिर से जगाने के लिए स्रोत दो मुख्य तरीके बताता है। पहला है आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान को सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं, बल्कि उसे गहराई से, बिना किसी रुकावट के समझना, उसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करके देखना, ताकि एक बहुआयामी समझ विकसित हो सके। और दूसरा तरीका? दूसरा है राजयोग का अभ्यास, और इसे केवल एक क्रिया या कसरत के रूप में नहीं, बल्कि एक तपस्या के रूप में करना। ये एक ऐसी साधना है जो मन और बुद्धि को बाहरी दुनिया की खींचतान से हटाकर आंतरिक स्व और परम स्रोत से जोड़ती है। जैसे आप अपने फोन को चार्जर से कनेक्ट करती हैं, सही। वैसे ही राजयोग आत्मा को उसके मूल ऊर्जा स्रोत से कनेक्ट करता है, जिससे बैटरी फिर से चार्ज होने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ज्ञान और योग से अपनी चेतना को बदलते हैं, तो हमारा नजरिया, हमारी धारणा भी अपने आप बदल जाती है। हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती दूसरों को सही देखने की। हाँ, बिल्कुल। ये सबसे फैसिनेटिंग बात है। जब हम अपनी चेतना को देह अभिमान से आत्मिक स्थिति की ओर ले जाते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से गुणग्राहक बन जाते हैं। गुणग्राहक, ये एक बहुत सुंदर शब्द है। इसका क्या अर्थ है? गुणग्राही का अर्थ है जो दूसरों के गुणों को देखे, उन्हें पहचाने और उनकी सराहना करे। जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं, तो हमें दूसरों के दोषों से पहले उनके गुण दिखाई देने लगते हैं। हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से अच्छाई की ओर जाता है। ये एक सकारात्मक चक्र बनाता है। ये सकारात्मक चक्र कैसे काम करता है? स्रोत बताता है कि आत्मिक स्थिति में रहने से आप गुणग्राही बनते हैं, और जब आप जानबूझकर गुणग्राही बनने का अभ्यास करते हैं, तो आपकी आत्मिक स्थिति और भी मजबूत होती है। अच्छा। ये एक दूसरे को ताकत देते हैं, और इसी अवस्था को स्रोत ने जीवन मुक्ति की स्थिति कहा है। जीवन मुक्ति यानी जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव। हाँ, a living life in a state of liberation। जब आप दूसरों को उनकी असलियत में, उनके दिव्य गुणों के साथ देख पाते हैं, तो आप गलतफहमियों, शिकायतों और नकारात्मकता के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आपको दूसरों की बातों से आसानी से दुख नहीं होता, क्योंकि आप उनके व्यवहार के पीछे की वजह, उनकी डिस्चार्ज बैटरी को देख पाते हैं। आप जीवन में रहते हुए भी एक तरह की आज़ादी का अनुभव करते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे एक तस्वीर को देखने के हमारे अलग अलग नजरियों से लेकर आध्यात्मिक मुक्ति तक की पूरी यात्रा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जो मुख्य बात समझ में आई वो ये है कि हमारी धारणा हमारी अपनी आंतरिक स्थिति से सीमित है। ये दुनिया का नहीं, हमारे अपने लेंस का प्रतिबिंब है। और स्पष्ट दृष्टि पाने का रास्ता दूसरों को बदलने की कोशिश में नहीं, बल्कि अपनी चेतना को ज्ञान और योग के माध्यम से ऊपर उठाने में है। जब हम अंदर से बदलते हैं, जब हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, तो हमें बाहर की दुनिया वैसी ही दिखने लगती है जैसी वो वास्तव में है, न कि वैसी जैसी हमारे फिल्टर हमें दिखाते हैं। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि गुण ग्राहक बनना, यानी दूसरों के गुणों को पहचानना और उनकी सराहना करना, इस यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक कदम है। तो आज के लिए सोचने वाली बात यह है, हमारे किसी करीबी में, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, दोस्त हो या सहकर्मी, ऐसा कौन सा एक गुण है जिसे देखने में शायद हम अब तक अंधे बने हुए हैं, और उसे देखना शुरू करने के लिए हमें अपने नजरिए में क्या बदलाव लाना होगा?